इस क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो ध्यान ना, आपके सामने मैं एनसीईआरटी का टेबल में शेयर कर रहा हूँ जिसमें ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखना, कार्बन से लेकर लेड तक में जो वैल्यूज है, तो कार्बन का 2.5 होता है, सिलिकॉन 1.8, 1.8, जर्मेनियम भी होता है सेम, टिन का भी होता है 1.8 और लेड का होता है 1.9। यानी ग्रेजुअली डिक्रीज तो नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये शुरू में क्या है, सिलिकॉन से लेकर टिन तक कांस्टेंट है और लेड में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये होगा आपका इनकरेक्ट। बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 का। तो ध्यान देना, इसमें क्या बोला हुआ है, ग्रुप 14 कंटेंट्स नॉन मेटालिक, मेटालिक एज वेल एज मेटलॉइड एलिमेंट्स। तो ध्यान देना, ग्रुप 14 में कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है, ठीक है। फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड में काउंट कर सकते हो आप, और जो टिन लेड होता है उसको आप मेटल बोल सकते हो। यानी इसमें मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल तीनों मौजूद होते हैं। यानी आपका स्टेटमेंट 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 1 इनकरेक्ट, 2 करेक्ट। तो आपका जो ऑप्शन जो होगा 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बस चलो, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है, देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन टू पी। तो एन से पी में रेडियस अच्छा खासा बढ़ता है, बट जैसे हम आर्सेनिक से बिस्मथ में मूव करते हैं तो रेडियस का इंक्रीमेंट क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। तो इसका रीजन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्सेनिक से एंटीमोनी में आपका डी और एफ सबसेल आना चालू होता है, और डी और एफ सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका सील्डिंग क्या होता है, पुअर। जिनका पुअर सील्डिंग कारण क्या होता है, आउटर मोस्ट क्लाउड पे अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज का इंक्रीज क्या होता है, स्लोली बढ़ेगा। यानी साइज क्या होता है, जिस रेट से बढ़ना चाहिए था उस रेट से इंक्रीज नहीं करता है। यानी आपका जो असर्शन है करेक्ट है। बात करते हैं रीजन का। तो रीजन बोला गया है कि जैसे डाउन द रूट में मूव करते हैं तो आपका कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज करता है डाउन द रूट में। तो आपको पता है कि डाउन द रूट में रेडियस क्या होगा, रेडियस कोवेलेंट हो या आयनिक हो, ये क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट जो रीजन है आपके असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट। दोनों सही है, बट रीजन आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। आपके पास बोला गया है कि एल्युमिनियम क्लोराइड को जब हम एसिडिफाइड एको सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका ज्योमेट्री कैसा बनाएगा। तो ध्यान देना, जब भी आप LC3 को डालते हो एसिडिफाइड पानी में तो आपका फॉर्म करता है Al2 6 + 3, यानी यहाँ पे 6 वाटर एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा। तो 6 वाटर का अटैचमेंट करने से शेप जो होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल, या बोलते हैं इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने ग्रुप 15 एलिमेंट्स का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यानी आपके पास 4 स्टेटमेंट है और इसमें बोला है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें जो सेटिस्फाई करेगा आपको बताना है। तो ध्यान ना, इसमें बेसिकली जो स्टेटमेंट्स है वो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बारे में है। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स, तो आपके पास हाइड्राइड्स होता है NH3, PH3, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। अब जैसे आप नीचे मूव करते हो बच्चों लोग, तो इसमें क्या होता है, आपका H एटम कांस्टेंट है, आपका सेंटर एटम चेंज कर रहा है, तो सेंटर एटम का जो साइज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। अगर साइज बड़ा होगा तो उसका ओवरलैपिंग क्या होगा, पुअर होता जाएगा। जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही ओवरलैपिंग पुअर होगा, तो क्या होगा, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, चलो डिक्रीज करेगा, तो बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो इनका स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी नीचे घटेगा, तो स्टेबिलिटी नीचे डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा यानी इनका जो सेंटर मेटल और H का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान हो गया, तो इनका जो रिड्यूसिंग पावर वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो इनका रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो इंक्रीज करता है। अच्छा, बात करते हैं इनके बेसिसिटी का। तो ध्यान देना, जैसे से नीचे मूव करेगा तो इन पे जो लोन पेयर है, सारे पे एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर जो है बड़े एरिया में फैलेगा, क्योंकि नीचे साइज बड़ा हो रहा है तो बड़े एरिया में फैलेगा। तो नीचे इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है
जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो H प्लस को दे सकता था वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो इनका बेसिक नेचर भी क्या होगा, बेसिक नेचर डिक्रीज करता है, तो इनका बेसिसिटी यानी बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब ध्यान देंगे इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो ए दिया हुआ है, द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो डाउन द रूप में डिक्रीज करेगा। तो ये जो आपका जो ऑर्डर है हमारे ऑर्डर से मैच करेगा, तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट, यानी ए स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट। जो हम बी का बात करते हैं, तो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ड ड्राइव्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो बी क्या होगा, बी भी क्या होगा, करेक्ट, ठीक है। हम सी का बात करते हैं, अमॉन्ग हाइड्राइड्स अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे सब नीचे मूव करते हैं नीचे रिड्यूसिंग एजेंट का पावर बढ़ता है, यानी इन सारे में अमोनिया जो होगा वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी आपका स्टेटमेंट सी होगा इनकरेक्ट। द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो आप ध्यान देना, आपको पता है कि डाउन द रूप में बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा, यानी ये जो ऑर्डर है ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो गिवन जो भी स्टेटमेंट है उसमें ए और बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा 2 सही होगा, ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपसे पूछा गया है कि along the period the chemical reactivity of the element gradually increases from the group 1 to 18, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, तो ग्रुप 1 से जब 18 में आप मूव करते हो तो आपको पता है कि 18 नोबल गैस है और जो 1 है अल्कली मेटल्स है। तो जैसे आप along the period मूव करते हो तो अल्कली मेटल मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है और नोबल गैस क्या होता है, इनर्ट एलिमेंट होता है। तो रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, यानी आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो होगा इनकरेक्ट। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का, द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक, ये करेक्ट है, एंड दैट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज एसिडिक, ये भी करेक्ट है, यानी आपका स्टेटमेंट 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है कि H2T इज मोर एसिडिक देन H2S, तो जो असर्शन है सही है, क्योंकि H2T में अगर H प्लस आप निकालोगे तो आनान बनेगा Ht माइनस। अब चूंकि T का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, T का साइज लार्ज होगा तो आनान क्या होगा, स्टेबल होगा, और H2S में Hs माइनस बनेगा तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है, तो यहाँ पे आनान बनेगा। तो इन दोनों में जिसका साइज लार्ज होगा वहाँ पे अनान स्टेबल होगा, जितना अनान स्टेबल होता है उतना ही कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी H2T इज मोर एसिडिक देन H2S, ये आपका सेशन सही है। अगला बोला गया है द बॉन्ड स्ट्रेस एंथैल्पी ऑफ H2T इज लोअर देन H2S, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, जितना आपका साइज लार्ज होगा, जितना आपका साइज लार्ज होगा उतना ही क्या होगा, बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल का ओवरलैप होते हैं अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो जितना साइज लार्ज होगा उतना ही बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, ईजी होता है। तो H2T का बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, H2S से क्या होगा, कम होगा। तो कहीं ना कहीं रीजन भी सही है और रीजन कहीं ना कहीं असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर बॉन्ड आप इजीली ब्रेक करोगे तो उतना ही इजीली H प्लस को लूज करता है। इसका मतलब आपका असर्शन और रीजन दोनों क्या होगा, करेक्ट है, और जो रीजन है असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, यानी आपका जो आंसर 4 होगा वो होगा करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला हुआ है कि इसमें से कौन कौन सा स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन को जाएगा, तो ध्यान देना H2O2 में O-1 स्टेट में है, ClO3 में आपका जो ClO3 माइनस में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, H2O2 में यहाँ पर -1 था, P4 में 0 स्टेट में है, क्लोरीन में 0 स्टेट में है, और कॉपर +1 में कॉपर का +1 स्टेट है। तो ये सारा स्पीसीज जो है आपका डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में जाएगा। साथ में जो NO2 है उसमें N का स्टेट +4 स्टेट में है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो ये सारा का सारा अपने इंटरमीडिएट स्टेट में है, तो इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पॉसिबल है, नहीं ये सारे डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे। इसमें जो K है, K का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा, K का +1 से और ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो K का ऑक्सीडेशन फिजिबल नहीं है, इसलिए K डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फ्लोरीन जो है अपने प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो नेगेटिव ही हो सकता है, प्लस नहीं होगा। इसके कारण F2 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है।
Ag मेटल है तो मेटल जनरली क्या होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन से शो नहीं करता है, इसलिए Ag का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण ए भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। तो टोटल कितने स्पीसीज है जो डिस्प्रोपोर्शनेट करने वाले हैं, तो इसका नंबर जो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी टोटल इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। तो 6 यहाँ पे ऐसे स्पीसीज है जो डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको पता करना नंबर ऑफ मेटल्स आयन जिसको फ्लेम टेस्ट से कैरेक्टराइज कर सकते हो। तो ध्यान देना आपका इसमें जो Sr+2 होता है, इसको फ्लेम टेस्ट में इसका कलर कैसा होता है, होता है क्रिम्जन रेड, ये होता है क्रिम्जन रेड। Barium+2 जो होता है वो ग्रासी ग्रीन होता है, यानी ग्रीन कलर का शो करता है इसका फ्लेम टेस्ट। जो कैल्शियम+2 होता है ये होता है आपका ब्रिक रेड, ब्रिक रेड कलर का शो करेगा। ठीक है, और जो Copper+2 होता है ये होता है ब्लू ग्रीन शो करता है। तो ये चारों मेटल जो आयन है जो फ्लेम टेस्ट में अपना कलर को शो करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका बच्चों लोग 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनको बोला गया है उनके करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के फॉर्म में आपको अरेंज करना है। तो ध्यान देना जो आर्गन होता है उसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू होता है +96, चूंकि ये नोबल गैस है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ब्रोमीन का जो वैल्यू होता है -325 होता है, एफ का वैल्यू होता है -333 और सल्फर का वैल्यू होता है नेगेटिव में 200। तो ध्यान देना आप लोगों को फोकस करना है साइन के साथ, मतलब वैल्यूज को फोकस करना है साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है। तो साइन के साथ फोकस करोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू होगा आपका आर्गन का, देन होगा सल्फर का, यानी साइन को इंक्लूड करके आप बताओगे कि कौन लार्ज है कौन स्मॉल है। तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा फ्लोरीन, लार्जेस्ट होगा आर्गन। तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी आर्गन, देन सल्फर, देन ब्रोमीन और लास्ट में होगा फ्लोरीन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स दिया हुआ है और आपको पता करना है इनमें कौन कौन सा एम्फोटेरिक नेचर का होगा। तो ध्यान देंगे SiO2 का जो ऑक्साइड्स होता है उसका नेचर होता है एसिडिक, GO2 का नेचर होगा एसिडिक, SnO2 एंड PbO2 का जो ऑक्साइड है उनका नेचर होता है एम्फोटेरिक, यानी ये दोनों एम्फोटेरिक होंगे। बाकी CO होता है न्यूट्रल एंड GeO होता है एसिडिक। तो ध्यान देना आपका जो आंसर होगा ये वो आंसर होगा 4। टिन और लेड का ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक इन गिवन ऑप्शन में से। अब ध्यान देना एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो लिस्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन का हाई चांस होता है आपके एग्जाम में। तो आपके साथ मैं एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ जिसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड के सारे ऑक्साइड्स का वहाँ पे कलेक्शन है, और उसको याद करने के लिए हम लोगों ने एक शॉर्टकट बिल्ड किया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं उस शॉर्टकट को सीखते हैं कि आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को कैसे याद कर लोगे। तो आपके सामने एक छोटा सा पोएम बिल्ड किया हुआ है। आज सबको जनाबे अली ने बेकार पंजाबी गाना सुनाया, मन को भाया। अब ध्यान देना इन वर्डिंग से आप ऑक्साइड को कैसे कनेक्ट करोगे। तो आज से कनेक्ट हो जाएगा आर्सेनिक, सबको से कनेक्ट हो जाएगा एंटीमोनी यानी Sb, जनाबे से कनेक्ट हो जाएगा Zn, अली से कनेक्ट हो जाएगा अल्युमिनियम, बेकार का बे से कनेक्ट हो जाएगा बेरिलियम, और कार से कनेक्ट हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम का जो +3 स्टेट +4 एंड +5 स्टेट होता है एम्फोटेरिक होता है। पंजाबी से कनेक्ट हो जाएगा लेड का दोनों ऑक्साइड, तो लेड का दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, +2 एंड +4 दोनों आपका एम्फोटेरिक होगा। गाना से कनेक्ट हो जाएगा गैलियम का ऑक्साइड, सुनाया से टिन का +2 एंड +4 ये दोनों स्टेट क्या हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा। मन से मैंगनीज का स्टेट कनेक्ट होगा, मैंगनीज का +3 +4 +5 ये तीनों स्टेट एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और भाया से वैंडियम का जो पेंटाऑक्साइड है वो कनेक्ट हो जाएगा।
तो चलो ये था एम्फोटिक ऑक्साइड का एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो आप अगर इसको याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नोबल गैस है वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये गलत है, क्योंकि नोबल गैस का इंट्रैक्शन बहुत वीक होता है आपस में। उसमें वैन डर वाल का वीकेस्ट इंट्रैक्शन लंदन फोर्स काम कर रहा है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, नोबल गैसेस आर मोनोटोमिक गैसेस। यहाँ तक तो सही है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन फोर्स। ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए था वीक। वीक होता तो करेक्ट होता, बट चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ था इसलिए क्या होगा, अभी क्या होगा, इनकरेक्ट। यानी आपका स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, 2 भी इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2। बोथ स्टेटमेंट इन 1 and 2 आर फॉल्स। ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमसे पूछा गया है कि गिवन 4 ऑप्शन में से कौन सा सॉल्ट सबसे लिस्ट आयनिक होगा। तो ध्यान देना, आपका AgCl है सबसे कम आयनिक होगा। रीजन है कि इसमें जो Ag प्लस होता है ये होता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिस आयन का होगा, जिस कटायन का होगा, उसका सॉल्ट ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर का होता है, यानी उसमें आयनिक कैरेक्टर का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, जब आपके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपका जो सिल्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा Kr एंड 4d10 होगा। तो 4d10 है मतलब इसमें 4s2 एंड 4p6 ऑलरेडी भर चुके होंगे हम लोग। आउटर मोस्ट 4 सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है, 18 हो चुका है। यानी ये स्यूडो इनर्ट गैस यानी PIG कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको शॉर्ट में लोग। तो मैच कर रहा है, मतलब इसका जो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, लिस्ट होगा, या ऐसे बोल सकते हो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपके सामने ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑल ग्रुप 16 फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ जनरल फार्मूला EO2 एंड EO3। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो होगा सही होगा, और ये सारा ऑक्साइड एसिडिक होता है, ये भी सही है। इसमें बोला गया बी स्टेटमेंट में TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग वाइल SO2 इज रिड्यूसिंग। सही है, क्योंकि SO2 जो होता है अपने +4 से कहा जाता है +6 में, और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और बिहेव करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। TeO2 जो होता है +4 स्टेट यहाँ पे है। अब चूंकि इसके आउटर मोस्ट में क्या होता है, 4f सेल सब सेल ऑलरेडी फिलअप होता है इसके अंदर में, तो इसमें ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल सकते हो, ये इसका जो +4 स्टेट है उतना स्टेबल नहीं होता है, तो खुद को ये कहाँ भेजना चाहेगा, +2 स्टेट में भेजना चाहेगा। तो ड्यू टू पोर स्लिंग ऑफ 4f एंड 3 एंड यानी F एंड D इलेक्ट्रॉन का पोर स्लिंग कारण क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो क्या होगा, खुद को लोअर स्टेट में भेजना चाहेगा। इसका मतलब इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग होगा, यानी आपका बी भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है। सी ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2SO2Te यानी ग्रुप 16 का हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द रूप में घटेगा। तो ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि H2S से H2Te जब मूव करते हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो उसके इसमें रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करना चाहिए, इसलिए आपका जो है सी ऑप्शन यानी सी स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन 5 लोन पेयर। तो ओजोन का फिगर ऐसा होता है बच्चों लोग, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर यहाँ पे है इस एटम पे, यहाँ पे 1 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 लोन पेयर हो जाएगा। यानी यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 5 लिखा हो तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट है। इसके हिसाब से ऑप्शन जो 4 होगा, 4 हमारे साथ मैच करेगा, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ग्रुप 13 ट्रैवलेंट हैलाइड्स गेट इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर। तो ध्यान देना, आपका जो भी आपका ग्रुप 13 का हैलाइड्स होता है, उस हैलाइड्स में वैकेंट पी खाली होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली होता है, जिसमें वाटर का लोन पर इजीली जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा
और जब बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी का रिलीज होता है, और उस रिलीज से क्या होगा, आपका जो MX का बॉन्ड है टूटेगा, यानी यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस होना स्टार्ट होता है, यानी पानी ब्रेक करेगा। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है सही है। हम स्टेटमेंट 2 का बात करते हैं, तब जब AlCl3 का हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसमें एल्युमिनियम जो है इन एसिडिक मीडियम में आपका आयन फॉर्म करता है Al2H6+3, तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो एक ऑक्टाहेड्रल फॉर्म आयन का फॉर्म करेगा Al2H6+3, यानी आपका स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ऑप्शन 1 होगा वो सही होगा। तो बस चलो, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ध्यान देना, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ये सारे ग्रुप 15 का हाइड्राइड्स हैं। तो ध्यान देंगे, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वहाँ से आपका हाइड्रोजन निकालना सबसे आसान होगा, H निकालना सबसे आसान होगा। तो ध्यान देंगे, डाउन द ग्रुप जैसे आप मूव करते हो तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपके बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप में जब बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी यानी जो मेटल और या फिर आपका जो सेंट्रल एटम है और जो H का बॉन्ड है, इसका बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज करेगा। तो इसको तोड़ना क्या होगा, ईजी होगा। अब तोड़ना ईजी होगा तो क्या होगा, आपका जो हाइड्राइड्स है H को उतना ही लूज करेगा। अब जो कंपाउंड जो है या जो मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन को इजीली लूज करेगा वो बेटर क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। तो जब भी ग्रुप 15 हो तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 15 का जो हाइड्राइड्स होता है डाउन द ग्रुप में उनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ता है। रीजन है ड्यू टू लेस, यानी जैसे जैसे नीचे मूव करेगा उनका बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो H को छोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि SiO2 and GeO2 are acidic while SNO and PbO are amphoteric in nature। अब ध्यान देना, ये जितना भी ऑक्साइड है आपके ग्रुप नंबर 14 का ऑक्साइड्स है। तो ग्रुप 14 के ऑक्साइड्स में आपका PbO2 SNO एंड SNO2 ये सारा एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो CO2 SiO2 GeO एंड GeO2 ये सारा आपका एसिडिक होता है। देन CO ये होगा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। तो इसको आप अगर एनालाइज करोगे तो आप देखोगे आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 का। तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोला हुआ है कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन एंड p-pi-d-pi बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रहा है, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी नहीं होता है तो p-pi-d-pi बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यानी इसके कारण आपका स्टेटमेंट 2 क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसके बेसिस पे आप किस ऑप्शन को सही करोगे, तो आपका जो ऑप्शन 4 होगा वो होगा करेक्ट। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का एनालिसिस। अभी इस एनालिसिस में आपके लिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो लिस्ट है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें और भी कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो सकते हैं वो आप इसमें ऐड कर लो। तो ऐड जब हम लोग करेंगे तो ध्यान देना, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में और क्या क्या हो सकते हैं, तो आर्सेनिक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एंटीमोनी का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। देन क्रोमियम का जो ऑक्साइड है +3 स्टेट में, अगर +4 स्टेट में ऑक्साइड जो होता है और जो +5 स्टेट का ऑक्साइड होता है ये सारा का सारा एम्फोटेरिक होगा। लेड का
+2+4 दोनों स्टेट एम्फोटेरिक होगा। एसएन का दोनों स्टेट +2+4 दोनों एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। गैलियम का ऑक्साइड भी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। इसके अलावा क्या होगा, Mn का +3 +4 एंड +5 ये तीनों स्टेट में जो ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक होंगे। और वैनडियम का पेंटाऑक्साइड्स क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जॉस्टिव लिस्ट है। तो इन केस कभी आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछेगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट हमारे चैनल पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए एक अच्छा सा याद करने का ट्रिक भी दिया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना। इनफैक्ट मैं इस वीडियो के एंड में भी उस प्लेलिस्ट को मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देखोगे तो उसको याद करने का सिंपल तरीका आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके पास कुछ ऑक्साइड्स हैं पी ब्लॉक के, और बोला गया है इसमें कौन कौन सा एम्फोटेरिक नेचर का होगा वो बताना है। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, तो ध्यान देना आपके पास ये शॉर्टकट मैं दे चुका हूँ आपको ऑलरेडी पहले, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो ये आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड का पूरा कंप्लीट लिस्ट है। आपको याद कैसे करोगे, आज आर्सेनिक, सबको एंटीमोनिक ऑक्साइड, जनाबे जडन, अली एल्युमिनिक ऑक्साइड ने, बेकार, बेकार मतलब बेरिलियम, कार मतलब क्रोमिक ऑक्साइड, पंजाबी, लेड का ऑक्साइड, गाना, गैलियम का ऑक्साइड, सुनाया, एसन का ऑक्साइड, मन को, एमएन मतलब मन मतलब मैंगनीज को, भाया मतलब वैंडियम का ऑक्साइड, ठीक है। जिसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आपका जो इसका निमोनिक्स फॉर्म करेगा, आज सबको जनाबे अली ने बेकार, पंजाबी, गाना सुनाया, मन को भाया। अब इसको हम यूज करेंगे तो लिस्ट में ध्यान देना, आपका लेड, एल्युमिनियम और एसएन ये तीनों का ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर हो जाएगा 3। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का ट्रिक, शॉर्टकट और उसका आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया इस क्वेश्चन में कि इसमें से कौन कौन सा जो होगा वो उस सॉल्ट का कलर वाइट होगा। किसका, इसका वाइट होगा। तो ध्यान देंगे वाइट कलर में अगर ऑप्शन देखोगे तो आपके पास एसर SO4 ये वाइट कलर का होने वाला है। लेड सल्फेट जो होगा वाइट कलर का होने वाला है। इसके अलावा जो होगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जो है ये भी आपका वाइट कलर का होने वाला है। MnOH हॉल्टोइस ये भी क्या होगा, वाइट कलर का होगा। इसके अलावा जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये भी होता है आपके पास वाइट कलर का। ये 5 जो सॉल्ट हैं ये आपके पास क्या होंगे, वाइट कलर के होंगे, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान देना, जो अपने लोएस्ट स्टेट में होगा, जो अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक बिहेव नहीं करेगा। तो ध्यान देना आपका जो ऑप्शन 1 है N-3 वो अपने लोएस्ट स्टेट -3 में है, तो इसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो चलो मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।